नमस्ते दोस्तों। तो आज हमारे साथ हैं निशांत जी। ये हिमाचल में रहते हैं और इन्होंने मेरे को एक छोटा सा अपना पोर्टफोलियो दिया कि आप रिव्यू करिए। और ये जो हम रोज़ लाइव सेशन करते हैं, वीकडेज पे लाइव सेशन करते हैं, उसमें काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी प्रश्न पूछते हैं और अच्छा मेरे को लगता है कि आगे आने वाले समय में ये बहुत सीख रहे हैं, अच्छा करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लाइव रिकॉर्डिंग करी जाए और सबके लिए लर्निंग होगी। मेरे लिए भी कुछ हो सकता है लर्निंग हो, क्योंकि मैंने भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो नहीं देखे होंगे। तो इनका पोर्टफोलियो तो देखेंगे, इन्होंने काफ़ी सारे स्टॉक्स दिए हैं, तो हो सकता है मैं आपको कुछ कुछ पोर्शन ही दिखाऊं, सारे ना दिखाऊं। निशांत जी से बात करेंगे, समझेंगे उनकी जर्नी कैसी रही, स्टॉक मार्केट में कैसे आए, क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें बात करेंगे। उससे एक लर्निंग ये होगी कि हमारे जैसे कई लोग हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, समझना चाहते हैं कि मैं ठीक जा रहा हूँ नहीं ठीक जा रहा हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब हमको पता लगता है कि हम ठीक जा रहे हैं, सब लोग ऐसा ही करते हैं, सब की जर्नी ऐसी ही एक जैसे ही स्टार्ट होती है। तो चलिए निशांत जी के चलते हैं। ओवर टू यू निशांत जी। वेलकम टू दिस सेशन और स्वागत है आपका और स्वागत सभी व्यूअर्स का कि थैंक यू सर आपका। थैंक यू निशांत जी। मैं बस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बताइए अपने बारे में कुछ बताइए, क्या क्या कर रहे हैं, दिनचर्या कैसी रहती है, डेली रूटीन। सर मेरा नाम निशांत कुमार है, हिमाचल से हूँ मैं। हाँ जी। और मैं बेसिकली अभी तो फिलहाल मैं घर पे ही अपना बिजनेस शुरू किया है। हाँ तो जी। उसी से कुछ अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहा हूँ। बाकी स्टॉक मार्केट की जर्नी तो मेरी 2022 से शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स के कुछ फ्रेंड थे मेरे, उनके देख के की मैंने, तो काफी सारे स्टॉक में फायदा भी हुआ, लॉस भी हुआ। तो फिर बाद में एग्जिट कर दिया 2-3 साल के लिए। तो सर गलतियों से सीखते आदमी काफी सारे लॉस भी किए हैं बिना सीखे। ट्रेडिंग करना, इन्वेस्ट करना काफी जरा बड़ा लॉस भी होता है। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा लर्निंग हो जाए, उसके बाद थोड़ी अर्निंग हो जाए, वही बेटर है। ऐसे तो बिना तैरना सीखना, अगर कोई तैरा नहीं है तो अगर सीधा तैरने जाएगा तो डूब ही जाएगा। फिर बिल्कुल ठीक बात। फिर ऐसा नहीं करना है। तो मेरा भी वही सर से काफी लर्निंग मिली है मुझे। यूट्यूब में लाइव देखता हूँ मैं काफी। तो सर का जो है काफी अच्छा है, सिखाने का तरीका है काफी बढ़िया है। तो सर से रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में थोड़ा पोर्टफोलियो बनाया था, उसके रिगार्डिंग आज समय मिला है थोड़ा सा। तो फिर सर का थैंक यू इसके लिए। नहीं, थैंक यू आपका और जो भी दर्शक है उन सबका, जो भी जुड़ेंगे बाद में देखेंगे इसको रिकॉर्डिंग को, सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपने भी समय निकाला, पोर्टफोलियो तो जरूर रिव्यू करेंगे। तो वैसे आपका दिनचर्या कैसी रहती है, मतलब स्टॉक मार्केट में कितना समय आप देते हैं और बाकी समय तो बिजनेस में देते होंगे, तो वो कैसा रहता है? बस सर थोड़ा फार्मिंग का काम है अभी, तो फिर टाइम कम ही मिल पाता है वैसे तो। और सभी दर्शकों को ये बताइए कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे इंटरेस्टेड हुए, कहाँ से आपको वो स्पार्क लगा कि भाई स्टॉक मार्केट में कुछ करना चाहिए? बस सर ये सोशल मीडिया में जो आता है, यूट्यूब में एड्स वगैरह आती है, कुछ फ्रेंड्स भी थे मेरे कुछ। फिर काफी मैं ऑफिस में जाता था तो देखता था वहां पे जी बिजनेस में कुछ चल रहा है, वो म्यूट होता था वो। जो कुछ वीआईपी थे लोग, तो वो जी बिजनेस देखते थे, उसमें वो लाइनिंग चलती रहती थी, वो कभी रेड हो रहा है कभी ग्रीन हो रहा है, क्या चक्कर है। फिर उसी के बारे में मैंने पूछा था, पता किया तो ये शेयर मार्केट होता है। तो फिर हमारा तो ज्यादा इंटरेस्ट, हम तो एफडी जानते थे कि एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर लो, बैंक में रख लो और LIC करवा लो, बस उसी में ही था। तो लेकिन ये बताते हैं कि शेयर मार्केट है जो, ये सुनने में है कि पैसों का समंदर है, इससे भी पैसा बनता है। तो ऐसे ही करके फिर इंटरेस्ट हुआ, कुछ सेल्फ इंटरेस्ट करके ही मैं थोड़ा फिर इन्वेस्ट करना शुरू किया था। भाई कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, उनके थ्रू। और टीवी भी देखता था, वो जी बिजनेस की थोड़ी सी मुझे वो लग गई थी कि वो जी बिजनेस देखना ही है। जब अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो मैं ऑफिस में जब काम करता था तो मेरे साथ में तो कोई भी नहीं था, लेकिन तो न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो कुछ ना कुछ वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिली थी। IPO से और म्यूचुअल फंड से थोड़ी सी जर्नी स्टार्ट हुई। तो आपको कैसा लग रहा है, आपकी कुछ देर हो गई है, जैसे आप बोल रहे थे कि 2022 में 3 साल हो गए, 3 सालों में आपको कैसा लगा कि अच्छा काम किया, ठीक किया, आगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा है कि जो कोविड का आया था तो उस टाइम तो क्रैश हुआ था मार्केट काफी। हाँ जी। तो उसके बाद देखा कि मार्केट लगातार बढ़ ही रहा था। तो 2022 में कुछ मार्केट में डाला थे पैसे, तो फिर वो अच्छा उसमें रिटर्न मिल गया था।
तो बीच में फिर बंद कर दिया था। फिर 24 में 2024 में डाला था, अप्रैल से स्टार्ट किया था मैंने, 2024 अप्रैल से। और वो अगस्त सितंबर तक अच्छा चला था मार्केट, फिर भी थोड़ा सा ऊपर वेव गया था। और अगस्त सितंबर के बाद जो फिर डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद मेरा जो प्रॉफिट था काफी था, 1 लाख प्लस था। तो मैं बुक नहीं किया उसको, फिर वो नीचे 2 लाख लॉस तक चला गया। अच्छा, तो बस वही है, थोड़ा वो लर्निंग का कमी है। तो लर्निंग पहले होना चाहिए, उसके बाद ही फिर कुछ हो सकता है। होता यही है कि लर्निंग ऐसे ही आती है कि जब हम गिरते हैं तभी हमको लर्निंग आती है। सभी के साथ है ये, ऐसा नहीं है कि आपके साथ है। तो उसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। पर आपको क्या लगता है आगे आने वाले समय में आप और अच्छा कर पाएंगे? हाँ सर, कॉन्फिडेंस तो बड़ा है और अच्छा करेंगे, कुछ सीखा भी है। बाकी कुछ मेरे डाउट हैं, वो थोड़ा सा मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा उसके बारे में। हाँ, आगे तो सर लग रहा है कि अच्छे करेंगे। मैं एक चीज बोलता हूँ कि यू कैन लूज मनी इन द मार्केट बट डोंट लूज कॉन्फिडेंस। और आप बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंस है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं लूज होगा और लंबे समय तक आप टिके रहेंगे क्रीज पे, तो सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी सब कुछ बनेगी। सर मैं ये देख रहा था कि मेरे जो स्टॉक हैं, तो उसमें कुछ सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर, बैंकिंग के भी है, कुछ आईटी के भी हैं, कुछ उसमें पावर सेक्टर से भी है। तो ये बीच बीच में सेक्टर रोटेशन होता है। तो फिर उसमें कोई कोई सेक्टर अच्छा चलता है, कोई फिर उसमें से प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई चलता ही नहीं है। तो उसका थोड़ा एनालिसिस मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, कैसे हो सकता है वो सेक्टर का और सेक्टर में स्टॉक का। तो चलिए पहले इसी पे बात करते हैं। देखिए जी, सेक्टर तो बहुत सारे हैं, सेक्टर के अंदर भी सब सेक्टर्स हो जाते हैं। अब जैसे पावर की बात आपने करी, तो पावर में भी एक पावर जनरेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जनरेशन वाला है, जैसे एनटीपीसी हो गई जो पावर बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। या फिर आजकल जो सोलर वाले आ गए हैं, जो सोलर फार्म्स हैं जिससे वो पावर जनरेट करते हैं। तो एक तो पावर जनरेशन हो गया, उसमें भी अलग अलग तरह की पावर जनरेशन है कि कोई कोल बेस्ड होता है, कोई सोलर बेस्ड होता है, कोई पहले विंड चलता था, अभी विंड बहुत कम हो गया है। उसके अलावा पावर में अगर देखें तो पावर ट्रांसमिशन भी होता है। ट्रांसमिशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना। पावर ट्रेडिंग भी होती है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चलिए उस पर नहीं अभी जाते। बट बेसिकली क्या है, अगर मैं सिर्फ पावर सेक्टर की ही बात करूँ या किसी भी सेक्टर की बात करूँ, तो हमको क्या देखना है, थोड़ा सा हमको न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। न्यूज़ मतलब कि सरकार क्या कर रही है और ग्लोबली क्या हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। अब जैसे पावर सेक्टर की बात करी आपने, तो पावर सेक्टर में क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर हो, कोई भी अवेयर हो, तो उसको पता होगा कि पावर की कंजम्पशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर जगह। वो किस लिए? क्योंकि डेटा सेंटर्स चाहिए, एआई आ गया है, एआई के में जो सर्वर्स हैं उनको बहुत सारी पावर की ज़रूरत है। तो अगर आप देखेंगे तो ग्रिड फेलियर भी कई बारी एक आध बारी न्यूज़ आई है बीच में। वो क्यों आई है? क्योंकि पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी अगर हम अपने देश को देखते हैं, भारत को देखते हैं, तो अभी तो हमारे हर जगह बिजली ठीक तरह पहुंची ही नहीं है। गांव में या छोटी जगहों पे, कस्बों में नहीं पहुंची है। और बीच में अगर जहाँ पे पहुंची भी है वहाँ पे बिजली चली जाती है। एग्रीकल्चर की बात करी जाए, फार्मिंग की बात करी जाए, तो वहाँ तो कई बार आपको होता है कि ट्यूबवेल चलाना है, पानी लगाना है, और उस टाइम पता लगा कि बिजली नहीं है। तो वो चीज़ें अभी ठीक हो रही हैं। तो आने वाले समय में पावर की कंजम्पशन एक तो वैसे ही बढ़ेगी और एआई की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उस हिसाब से देखा जाए तो अब हमको ये पता लग गया कि हाँ बढ़ेगी। अब हमको ये नहीं देखना कि कितनी बढ़ेगी। मतलब मान लेते हैं अभी 100 यूनिट है, तो ऐसा नहीं है। हमको ये नहीं देखना कि 150 तक चली जाएगी। वो जो बहुत सारे एस्टिमेट्स होते हैं, वो टीवी पे बोलते रहते हैं, न्यूज़पेपर में दिख जाएगा आपको, इंटरनेट पे दिख जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ एक कैजुअल एनालिसिस करना है कि हाँ बहुत बढ़ेगी, कम बढ़ेगी या मीडियम बढ़ेगी। तो मेरे को लगता है, जैसे मैं अगर अपना बोलूँ तो बहुत बढ़ेगी। मेरे को नहीं पता कि कितनी बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, अगले 4-5 सालों में बहुत बढ़ेगी। तो हम बोलते हैं अच्छा बढ़िया है, ठीक है। अब हम आगे कंपनी को देखेंगे, तो कंपनी पे भी आते हैं। अब जैसे बैंकिंग की बात करी आपने, अब बैंकिंग क्या है, हमको ये समझना चाहिए कि जो हम जिस भी इंडस्ट्री को देख रहे हैं, जिस भी बिजनेस को देख रहे हैं, उसमें पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, किस तरह से वो प्रॉफिट निकालते हैं। तो बैंकिंग में कहाँ से पैसा आता है? हमारे जैसे लोगों को, जैसे आपने बात करी कि हम एफडी में इन्वेस्ट कर देते थे, हमारे अकाउंट्स होते हैं, सभी के अकाउंट्स होते हैं, बैंक के बिना तो हम काम ही नहीं कर सकते। तो हमने पैसा डाला, सेविंग बैंक अकाउंट में भी है और एफडीज में भी है, और भी कई तरह की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें भी होता है। बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसेस हैं, वो भी अपना अकाउंट खुलवाते हैं, उनके कंपनी के अकाउंट होते हैं, वहाँ से वो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी पे करते हैं। तो बैंक ये सारे काम करता है। बैंक के पास पैसा तो आ गया, अब उस पैसे का क्या करता है? वो आगे लोन देता है। अब हमको ये बैंक का ऐसा तो है नहीं कि अगर
भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, इस पे डिबेट हो सकता है कि 6% बढ़ी है कि 6.5% बढ़ी है कि 3% बढ़ी है कि 8% बढ़ेगी, या कितनी बढ़ सकती है, 9% बढ़ सकती है कि 10% बढ़ सकती है, नहीं बढ़ रही है, वो सारा डिबेट कोई भी कर सकता है। आप गवर्नमेंट को बोल भी सकते हो कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, कोई बोलता है अच्छा काम कर रही है, वो सब कर सकते हैं। परंतु अगर आप पीछे चले जाएं, मान लेते हैं पिछले 15-20 साल को देखें, तो इतनी गवर्नमेंट्स आई चली गई, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर आए चले गए, लेकिन अगर हम 2020 से 2025 की जर्नी देखते हैं, मोटा मोटा भारत की इकॉनमी ने 6-6.5% ग्रो किया है। यस सर। अब किया है, वो किया है तो वो कहाँ, उसके लिए किसकी वजह से किया? जो हमारे व्यापारी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे स्टील की इंडस्ट्री हो, पावर हो, या कंज्यूमेबल्स हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, वो बैंक से काम कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकलेते हैं, अपनी फैक्ट्रीज डालते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसी की वजह से वही इकॉनमी बढ़ रही है। तो बैंक्स के बिना तो इकॉनमी बढ़ ही नहीं सकती। तो हम ये बोलते हैं कि हाँ, 6-6.5% पहले बढ़ रही थी, आगे भी मान लेते हैं 6-6.5% ही बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बोलते। अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आगे आने वाले समय में अगर 6-6.5% बढ़ेगी तो बैंक्स क्या है, बैंक बोल रहा है कि अगर पूरी इकॉनमी 6.5% बढ़ रही है तो बैंक्स उससे थोड़े से ज्यादा बढ़ेंगे, मतलब मान लेते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन भी होती है। यही दो चीजें ले लें, 6% की जीडीपी ग्रोथ और 6% का इन्फ्लेशन, तो 12% तो बैंक की ग्रोथ हो ही सकती है। अच्छा, तो अब 12% की ग्रोथ तो बहुत अच्छी बात है ना। एफडी में तो हमको 12% नहीं मिलता। अगर कोई बैंक 12% ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब हमारा शेयर प्राइस भी 12 करना चाहिए। कई बार ज्यादा कर जाता है, कई बार कम कर जाता है, पर ऑन एवरेज 12 करना चाहिए। तो बैंकिंग भी बहुत अच्छी चीज है। तो हमको बस मोटा मोटा अपने आसपास का पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट की क्या न्यूज़ आ रही है? अब जैसे गवर्नमेंट ने 3-4 साल पहले दिया कि रेलवेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और देखिए रेलवेज के स्टॉक कितने भागे। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि विंड एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जहाँ पे गवर्नमेंट अपना फोकस कर देती है वो वाली इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं। जैसे न्यूज़ में आप सुनते होंगे डिफेंस पे बहुत ज़्यादा वो कर रही है कि डिफेंस पे, मेक इन इंडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत ज़्यादा कर रही है। अब हमको लगता है कि ओह, ये कंपनी तो बहुत बढ़ गई है, कोई भी डिफेंस की कंपनी ले लीजिए तो बहुत बढ़ गई है। कोई बात नहीं, अगर बढ़ गई है तो बढ़ गई है, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस तो कम नहीं हुआ ना। गवर्नमेंट का फोकस तो बढ़ ही रहा है, और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो हम बोलेंगे अच्छा, डिफेंस भी अच्छा करेगा। अब वो कितना करेगा वो बात की बात है, वो फिर हम नंबर्स पे जाके देख सकते हैं, अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। ऐसे कोई भी इंडस्ट्री को देखिए, न्यूज़ के बारे में ग्लोबली आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कोई एनालिस्ट क्या बोल रहा है टीवी पे आके, उसकी बातें इतनी मत सुनिए, क्योंकि वो खुद ही इंटरेस्टेड पार्टी है किसी शेयर के में। जब वो इंटरेस्टेड पार्टी हो जाता है तो जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या बोल रहा है, जैसे बजट आता है तो बजट पे जो एनालिस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या डे टू डे कोई न्यूज़ आ रही है, उसमें गवर्नमेंट की क्या न्यूज़ आ रही है वो देख लीजिए बस, इंडस्ट्री के बारे में। तो इससे हमको इंडस्ट्री पता लग गई। अच्छा, उसके बाद हमको कंपनी पे जाना है। तो शुरू में हमको क्या करना चाहिए कि उस सेक्टर की जो बड़ी कंपनी है उसको पकड़ लो। बाद में चाहे छोटी कंपनी में भी जाओ, स्मॉल कैप्स और मिड कैप। स्मॉल कैप मिड कैप में क्या हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस और आ जाए, मतलब जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस और आ जाए, तो फिर आप स्मॉल कैप मिड कैप पे भी चले जाओ। शुरू में तो जैसे निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, निफ्टी 100 की कंपनीज हैं, या टॉप 200 कंपनीज हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से, उनमें देखिए। अब पावर सेक्टर की बात हो रही है, मतलब एक तो है कोल बेस्ड, जैसे एनटीपीसी हो गई, जो कोल सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कोल इंडिया हो गई। या अगर हम विंड एनर्जी पे चले जाएं तो जैसे सुजलॉन हो गई, या जो दर्शक इसको देखेंगे, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ मैं बस कंपनीज के नाम ऐसे ही जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ उन कंपनीज को, जो बड़ी कंपनीज हैं, देखिए सुजलॉन तो वैसे भी छोटी कंपनी है, तो सुजलॉन को मैं इंक्लूड ही नहीं करता। तो बड़ी कंपनीज का नाम ढूंढिए कौन से हैं। अगर मैं मोटा मोटा फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं कर ही नहीं रहा हूँ कुछ, हमने क्या करना है, एक पीई को देख लेना है। हमने कंपनीज के इंडस्ट्री सिलेक्ट कर ली, इंडस्ट्री सिलेक्ट कर ली, बैंकिंग भी अच्छी है, पावर भी अच्छी है, और भी हमने डिफेंस भी अच्छी है, और 2-3 इंडस्ट्रीज हमने सिलेक्ट कर ली। फिर हमने बोला कि अच्छा, इसमें से हम टॉप कंपनीज निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमको 20-25 कंपनीज के नाम पता लग गए। अब हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं, जैसे हमने बोला एनटीपीसी लिमिटेड, पावर की बात कर रहे थे। तो हमने क्या करना है, अब ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं। अब एनटीपीसी को देखें तो ये 3,20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और ये पीएसयू है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो गवर्नमेंट की कंपनी, अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट की कंपनी तो बंद नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है तो आपको लॉस नहीं होने देगी ये तो। और गवर्नमेंट की कंपनी है, इसमें कोई घपला नहीं होगा कि भाई पैसा कहीं से गबन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो हम उसकी चिंता छोड़ सकते हैं। अच्छी चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी बुरी चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट की कंपनीज होती है ना, वो धीरे धीरे ग्रो करती हैं, मतलब बहुत तेज नहीं ग्रो करेंगी।
और गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट होता है कि पहले पब्लिक का इंटरेस्ट को सामने रखना है और उसके बाद थोड़ा बिजनेस का इंटरेस्ट सामने रखना है, तो इसलिए वो जब दो चीज़ें आ जाती हैं तो थोड़ा सा वो ग्रोथ कम रहती है, पर यह है कि हाँ लॉस नहीं होने देगी। अब हमने क्या करना है, इसकी ये देखना है कि इसकी पीई कितनी है। यहाँ पे है 13.5, ठीक है। अब हमको लग रहा था कि जनरेशन में पावर जनरेशन एक अच्छी चीज़ है, आगे आने वाले समय में अच्छा करेगी, और यहाँ पे इसकी पीई है 13.5। तो अब हमने क्या करना है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, वैसे तो और डीप एनालिसिस भी करना चाहिए। तो हम यहाँ नीचे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पीई रेशियो करके है, तो पी रेशियो में इसकी हिस्टोरिक पीई दी हुई है। तो हिस्टोरिक पीई अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे 8, 7, 8.5 ऐसी चल रही थी, 7.5। तो यहाँ कम थी, 2023 तक ये 9.5 तक थी, और उसके बाद एकदम इतनी ऊपर चलेगी, 18 पे चलेगी, 19 पे चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट के अगर 5 साल देखें तो 7, 8, 9, 10 मान लेते हैं, तो यहाँ इस रेंज में होती पीई तो अच्छा था। अभी है 13.5, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। अगर हम 10 साल को देख लेते हैं, 10 साल को देखते हैं तो यहाँ पे देखें 2015, 16, 17 में यहाँ पे इसकी पीई थी 11, 12, 13 ऐसे थी, तो अभी भी उतनी है, 13 के आसपास ही है। तो उस हिसाब से ठीक लग रहा है, लेकिन बीच में नीचे भी गिर गई। तो ये मान लेते हैं ये वाला कोविड का टाइम था 2020 से 2021। अगर इस हिसाब से देखें कि पुराना 2015 से 2018 वाला डेटा देखें तो 13 की पी फिर भी ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। फिर हम क्या करेंगे, मोटा मोटा ही मैं बोल रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक बारी चार्ट को भी देख लेते हैं कि क्या है। अगेन जो भी दर्शक देख रहे हैं, या निशान जी आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये, क्योंकि जो एनालिसिस करना होता है उसमें फिर कई चीज़ें और देखनी पड़ती हैं। तो हम जैसे मैं बोल रहा था कि 20-25 कंपनीज आपने सिलेक्ट कर ली, तो उसमें से आप ऐसे 2 या 3 मैक्सिमम 5 कंपनीज ऐसे निकाल लेंगे जो आपको मतलब बहुत ही अच्छी लग रही हैं। आप देख लेंगे कि पीई भी बहुत कम है, एवरेज पीई से भी कम आ रही है, और आगे के ग्रोथ के चांसेस हैं, अच्छी कंपनी है, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बड़े ग्रुप की कंपनी है, ऐसी चीज़ें आप देख लेंगे। अच्छा, अब जैसे हम एनटीपीसी को देखते हैं, तो एनटीपीसी को देखा हमने, और इसका हम वीकली चार्ट देखेंगे, मतलब हमको डेली चार्ट नहीं देखना है, मंथली भी देख सकते हैं, पर मंथली बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे मंथली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर वीकली देख लें तो ठीक है। तो वीकली देखने पे हमको लग रहा है कि हाँ ये ठीक है। तो एक चीज़ और देखें, तो यहाँ पे एक डिविडेंड यील्ड बताई हुई है, 2.5% की डिविडेंड यील्ड। तो अगर किसी कंपनी में आपको 2.5%, 3%, 3.5% की डिविडेंड यील्ड, 3.5% वाली तो बहुत की कम होती है, 2-2.5% की डिविडेंड यील्ड मिल रही है, तो वो कंपनी अच्छा कर रही है। तो आप इसकी डिविडेंड हिस्ट्री देख सकते हैं पुरानी, और अगर आपको ये इतनी डिविडेंड दे रही है, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने 100 रुपये लगाए और शेयर खरीदा है इसके 100 रुपये में, तो आपको 2.5 रुपये तो डिविडेंड की तरह वापस मिल जाएंगे हर साल। और 100 से ऊपर थोड़ा सा शेयर जा ही सकता है, 100 से ऊपर मतलब 110, 120 या जितना भी जा सकता है, धीरे धीरे करके चला जाएगा। मतलब कोई 2.5% बोलेगा बहुत अच्छी नहीं है कि आप बोले कि नहीं एफडी में तो 6-7% मिल जाते हैं, और तो मैं तो 2.5% के लिए थोड़ा ना काम करूंगा, वो बात ठीक है। तो आप शेयर का प्राइस भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, और साथ में आपको कुछ वापस भी मिलते जा रहा है, तो उस हिसाब से इसको देखिए। नहीं, बहुत बढ़िया सर। अब इसी में एक चीज ये बता दीजिए कि एंट्री लेना तो आसान है हमारे लिए, कि एंट्री तो सब ले लेते हैं। हाँ जी, मैं अपनी बात में तो एंट्री बाय तो सब कर लेते हैं, लेकिन एग्जिट का और प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो सर बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये आपने एक अच्छी बात करी। तो अब इसके भी वही है कि जब तक आपको लग रहा है कि वो इंडस्ट्री अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है, तब तक उसको पकड़े रहिए, कोई जल्दी नहीं है बेचने की उसको। ये तो हो गई। अब ये मेरे को नहीं लगता कि ऐसे 4-5 साल तक पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी या पावर कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, आगे आने वाले समय में बढ़ेगी ही। तो वो न्यूज़ आपको देखती रहनी पड़ेगी कि अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि कंपटीशन ही बहुत बढ़ गया है, एनटीपीसी जैसी कंपनी अब उतनी ग्रोथ नहीं होगी जितनी पहले हुआ करती थी, तो ऐसी कोई न्यूज़ आपको देखनी पड़ेगी। वो एक तो वो चीज़ हो गई। पावर सेक्टर की न्यूज़ देखिए, पर्टिकुलरली एनटीपीसी की न्यूज़ देखिए, तो उस पर आप नज़र रखिए। दूसरा क्या है, यहीं पे स्क्रीनर पे अगर देखें, स्टॉक पीई को ध्यान में रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिजल्ट्स देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, 1 ईयर रिजल्ट क्या आ रहे हैं, वो देखिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर स्टॉक पी को देखिए, जो स्टॉक पी हमने देखी थी, अगर मान लेते 13 से वापस वो 17-18 पे पहुंच गई है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ पहुंच गई है वो, क्योंकि हमने पहले देखा था कि यहाँ पे जो पीई थी वो 18-19 के आसपास पहुंच के फिर नीचे आनी शुरू हो गई थी। तो 17-18 पे पहुंच गई, तो मतलब एक्सपेंसिव हो गया है, तो वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, और अगर वहाँ तक जाता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप टेक्निकली देखें, कई बार लाइव पे बोलता हूँ कि ये जब टॉप के पास पहुँच जाए
तो टॉप के पास देखिए मत, मतलब उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो करेगा, लेकिन टॉप के पास पहुंच जाए तो एग्जिट कर दीजिए। अगर टॉप के पास पहुंचता है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे लिया किसी ने टॉप के पास अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोलूं तो ये 35% का फायदा हो सकता है। 35 नहीं तो हो गया, चलो 32 हो गया, 33 हो गया, 30 हो गया, चलिए तो ये 30% का मान लेते, 30-35% का फायदा हो सकता है, जो एक अच्छा ठीक है। आपको करने क्या है, आप ये देखते रहिए कंपनीज को। ऐसे कंपनीज जब नीचे गिर जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गिरेगी, और भी कंपनीज आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, 2 महीने बाद 1 महीने बाद पता लगेगा कोई और गिर गई है, तो आपको ज़्यादा माइन्यूट टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, माइन्यूट फंडामेंटल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मैं बोलूँगा कि जो टॉप कंपनीज है, टॉप 100 या टॉप 200, उसी में देखिए, उससे नीचे मत जाइए। बहुत बढ़िया। प्रश्न पूछा जाता है, जब आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करी, ट्रेडिंग शुरू करी, तो आपके फैमिली का क्या प्रतिक्रिया थी? आपने उन्होंने उत्साहित किया आपको कि बोला कि नहीं नहीं ये तो रिस्की है, और अभी क्या कहते हैं? फैमिली का तो सर पहले भी यही व्यू था कि ये तो जुआ है, एक तरह से सट्टा बाजार है, और आज भी वही है। तो क्योंकि अवेयर नहीं है ना, अभी तक अवेयर नहीं है ना, अभी तक जानकार बहुत कम है। और कुछ हमारे नियर बाय में कुछ ऐसा केस हो जाते हैं कि वहां पैसा डूब गया, फिर वही ट्रेडिंग वाली बात, तो फिर कैसे डूब गया, तो शेयर मार्केट में डूब गया, तो लेकिन वो ये नहीं बताना कि ऑप्शन में गया होगा पैसा। तो फिर बाजार के प्रति तो जो फैमिली की राय है वो तो फिर नेगेटिव साइड में ही है। हाँ, ये सबके साथ बताया नहीं है कि इन्वेस्ट भी करना है। हाँ जी सर, सभी के साथ होता है। कुछ मतलब कुछ अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे, अच्छा एकदम से कुछ, हाँ कॉन्फिडेंस आ जाए कि इसमें कुछ हो सकता है, तभी आगे उनके परिवार वालों के साथ बात करेंगे और फिर इसमें काम करेंगे अच्छे से। अच्छा, इसके लिए ना मैं 2 चीजें सभी के लिए बोलूंगा। पहली चीज तो जो आपने बोल ही दिया है कि ऑप्शंस में काम नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल जुआ है। ऑप्शंस पे काम किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, सीखना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं कभी कभी कर भी लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही है कि इतना एक्सपीरियंस है तो सक्सेसफुल हो जाता हूँ। मैं करता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि फिर मेरे को सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, कैंडल्स देखनी पड़ेंगी, उसके लिए फिर अपना जो काम है वो सब खराब हो जाता है। तो किसी दिन मैं खाली बैठा हूँ, वो ठीक है, वो कर लेता हूँ मैं, कभी महीने में एक बार ही कर लिया तो कर लिया। लेकिन मैं सभी को यही एडवाइस करूंगा कि जब तक आप अच्छी तरह परिपक्व नहीं हो जाते हैं, अच्छी तरह सीख नहीं जाते हैं, तो ऑप्शंस पे मत करिए। और ये डेटा भी कहता है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सेबी का डेटा कहता है कि 90% लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, वो पैसा गंवाते ही हैं, कमाते नहीं हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि जब आप कर रहे हैं, मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए हैं या जितना भी है आपके पास, तो उसका 80%, मतलब जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया तो 80% 90% तो आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, और 20 रुपए समझ लीजिए आपके पास बचे, तो मतलब 1 लाख का 20,000 बचा, तो बहुत ही कम है वैसे तो। मान लेते हैं कम ही से स्टार्ट करिए, आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे छोटे मोटे प्रॉफिट कमाइए, छोटे मोटे लॉसेस भी होंगे, छोटे मोटे प्रॉफिट भी होंगे, लेकिन आप सीख जाएंगे। तो 20,000 में अगर गंवाने के लिए भी है तो आपको छोटा मोटा ही लॉस होगा, लेकिन जो आपका 80,000 लगा हुआ है वो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है और वो ग्रो कर रहा है, जितना भी ग्रो कर रहा है ठीक ठीक ग्रो कर रहा है, और फिर उसमें सिप भी करते रहिए। अब क्या होगा कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरे को पैसा कैसे कमाना है, गलतियां कहाँ होती हैं और उसको कैसे मेरे को वो करना है। तो 20,000 से हो सकता है आप कुछ भी ना बना पाए, हो सकता है कि 20,000 के 18,000 रह जाए या 15,000 ही रह जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपके पास ये आ गया कि हाँ, अब मैं कमा सकता हूँ। फिर क्या करिए, आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा कम कर दीजिए जो सिप कर रहे थे या जो भी था, और यहाँ थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए। फिर मॉनिटर करिए अपने आप को, क्या आप म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स बीट कर पा रहे हैं? म्यूचुअल फंड ने अगर आपको मान लीजिए किसी साल 12% दिया, तो क्या आपने अपनी पूंजी से 12% कमाया? अगर आपने 11-12% कमा लिया, 1-2% का फर्क है, कोई बात नहीं, फिर तो चलो जल रहे हैं। लेकिन अगर वो म्यूचुअल फंड 12% दे रहा है और आप अपनी पूंजी से 2-3% कमा रहे हैं, बेटर यही है कि अभी रुक जाइए, म्यूचुअल फंड में ही करते रहिए और अपना सीखना। और तो ये जो है, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में अपने आप को रिव्यू करें और आगे। हाँ सर, यही पूछने वाला था मैं भी आपसे, तो आपने बता ही दिया ये तो, कि स्विंग के लिए जो स्टॉक में पोटेंशियल है, वो इसको कैसे पकड़ सकते हैं हम कि इस स्टॉक में स्विंग की जा सकती है, उसके लिए मैं वही पूछना चाह रहा था। आपने बताया कि स्विंग करनी चाहिए, लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी उसमें, इसमें कर सकते हैं हम पर्टिकुलर स्टॉक में अगर ऐसे कुछ? उसके लिए तो फिर वो जो मैं कोर्स है वो अगर आप देखेंगे ना, डेली चार्ट देखना है, और डेली चार्ट में कुछ पैटर्न आपको देखना है कि पैटर्न आपको कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब जैसे ये NTPC हमने खोला हुआ है, तो यहाँ पे हमने अगर सपोर्ट की लाइन बनानी है, तो ये सपोर्ट की लाइन यहाँ पे बनेगी। सपोर्ट की लाइन का क्या मतलब है कि वहाँ पे प्राइस आया और फिर ऊपर चला गया, फिर प्राइस आया फिर ऊपर चला गया,
प्राइस यहाँ पे आया फिर ऊपर चला गया, तो ये गिर नहीं रहा है। तो ऐसे हमको सपोर्ट की लाइन बनानी है, और जैसे वो सपोर्ट पे आए, तो ये एक तरीका है, पर हमको कई और चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो जैसे यहाँ पे आए, जैसे ये 11 सितंबर को यहाँ पे आया और एक अच्छी कैंडल बनी, तो अच्छी कैंडल की क्या डेफिनेशन है वो सब मैंने कोर्स में बताया हुआ है। उसके बाद ये देखिए ये यहाँ पे चला गया, अब ये दोबारा यहाँ पे आया है, लेकिन अभी तक कोई अच्छी कैंडल नहीं बनी है यहाँ पे। हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है वापस नीचे आए फिर ऊपर जाए, तो अभी पता नहीं है। जब तक अच्छी कैंडल नहीं बनती है तब तक हम काम नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये अच्छी कैंडल बनी थी 13 जून को, ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया, लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं हुई, तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ होगा। अब फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, हम पूरी एनालिसिस करेंगे, तो हम सिर्फ सपोर्ट पे भी काम करें ना, तो हमको अच्छे कुछ स्विंग ट्रेड्स मिल जाते हैं। बाकी पैटर्न्स भी देखने पड़ते हैं, कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे किसी ने लिया होता और थोड़ा टाइम रखा होता, इसको मान लेते हैं यहाँ तक, थोड़ा नीचे आके बेचा होता, बहुत अच्छा प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन हाँ 2.5% का प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। और अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमको मान लेते हैं 4-4.5% का प्रॉफिट है। अगेन बहुत अच्छा नहीं है। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं इतनी ऊपर जल्दी चलती नहीं है। जो अगर हम प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हैं जो थोड़ा सा जल्दी चलती हैं। तो वो मैंने पूरा समझाया हुआ कि कैसे किया जाए। जो बाकी दर्शक हैं उनके लिए मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे सब लोग nivesh.academy पे जाएंगे और यहाँ पे ये होम पेज है। निशान जी ने तो देखा होगा कई बारी। तो यहाँ कोर्सेज में सेकंड इनकम सिस्टम है। तो यहाँ जाके यहाँ पे ये कोर्स है। तो ये रिकॉर्डेड कोर्स भी है, लाइव भी करता हूँ मैं। अभी के लिए तो रिकॉर्डेड ही है क्योंकि लाइव अभी इस महीने तो मैंने करना नहीं है, अगले महीने देखेंगे। तो रिकॉर्डेड आप ले सकते हैं। अगर रिकॉर्डेड लेंगे तो जितना पैसा आपने यहाँ दिया वो बाद में लाइव करना चाहेंगे तो लाइव में आप आ सकते हैं, और वो जितना भी पैसा आपने दिया है वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। देखिए तो इसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि स्विंग ट्रेड कैसे पकड़ने हैं, कहाँ पे एग्जिट करना है। और मैं जो बोलता हूँ स्विंग ट्रेड में ना हमको वो ट्रेड्स पकड़ने चाहिए जहाँ आपको 8-10% का प्रॉफिट दिख रहा हो। क्योंकि अगर गलती भी हो जाए तो भी आप क्या करें कि चलो 2-3% तो मिल जाएगा, और ज़्यादा गलती हो जाएगा तो थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, छोटा मोटा 2-3% का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर अब 8% हैं और आपने 10 ट्रेड्स लिए जिसमें से मान लेते हैं कि 5 ट्रेड्स खराब हो गए, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, 5 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, और 8% का नहीं हुआ 6% का हो गया। आप 8% सोच रहे थे, 8-10 बोल सकते हैं, 12 भी बोल रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत ही कंजर्वेटिव, आपको सिर्फ 5% का 6% का प्रॉफिट हुआ। तो 5 ट्रेड में 6% का प्रॉफिट हुआ, 30% टोटल हो गया। क्योंकि आपने 10 ट्रेड लिए थे तो एवरेज आपका आ गया 3% पर ट्रेड। और अगर आप, वही मैं बोल रहा हूँ, एक महीने में अगर आप 10 ट्रेड्स करेंगे 2-3% का प्रॉफिट निकाल लें, इतना तो कोई भी बैंक नहीं देता। तो वो आपको वहां तक जाना है आपने, बिल्कुल वो हो सकता है। और मैं बोल रहा हूँ कि कंजर्वेटिव बिल्कुल हो सकता है। आगे चलते हैं, आपके थोड़े से स्टॉक्स को देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक स्टॉक जो मेरे को अच्छा लगा, जो मैं सबके साथ शेयर भी करना चाहूँगा, वो है अशोक लेलैंड। तो यहाँ पे हम आए अशोक लेलैंड पे। तो यहाँ पे आप देखिए तो मंथली चार्ट पे एक तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इसमें, जब हम बात कर रहे थे कि बड़ी कंपनी है, हाँ जी बड़ी कंपनी है ये। फिर अगर हम इसको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत भी समझते हो, बिल्कुल छोटा मोटा, मतलब मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, तो अशोक लेलैंड हमने देखा ही होगा कि उसी बसेस बनती हैं, ट्रक्स बनते हैं और डिफेंस इक्विपमेंट भी बनाते हैं ये। तो अगर हम थोड़ा मोटा भी समझते हैं इसको, तो आगे आने वाले टाइम में हम सोचें कि क्या हो सकता है। तो डिफेंस पे तो काफ़ी गवर्नमेंट जोर दे रही है, अशोक लेलैंड अच्छा कर सकता है और वो दिख भी रहा है यहाँ पे। और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, बसेस या ट्रक्स की बात करें, तो अब जैसे भारत जैसा कंट्री है, हाईवेज बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा। और होता क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि बस एक बार खरीद ली किसी ने तो वो चलती रहेगी, उसको 5-7 साल चलाएगा कोई, उसके बाद रिप्लेस करना पड़ता है। तो एक तो नई बसेस तो चाहिए होती हैं, जो एग्जिस्टिंग बसेस हैं उनको भी रिप्लेस करना पड़ता है, बसेस हो गई या ट्रक्स हो गए। फिर हम जब बात करें मेक इन इंडिया की बात करें, तो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, कोई मध्य प्रदेश में लगी हुई है, कोई बिहार में लगेगी, कोई यूपी में लगेगी, कोई हरियाणा में लगेगी, कहीं पे भी लगेगी। अब उसको कोस्ट तक तो लेके जाना है ना, जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो कोस्ट, मतलब गुजरात के कोस्ट पे लेके जाना है या आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे लेके जाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, रेलवेज की तो जरूरत होगी, ट्रक्स की भी जरूरत होगी। रेलवे तो बिल्कुल कोस्ट तक नहीं जा सकती ना, ट्रक तो चाहिए ही होगा। तो वहां पे अगर देखा जाए तो एक कंपनी ठीक लग रही है। बाकी मैं अभी पीई वगैरह नहीं देख रहा हूँ इसकी। अब हमने चार्ट देखा है इसका, मंथली चार्ट खोला हुआ है, आपने ये बहुत अच्छा सिलेक्ट किया है, मतलब आई मस्ट कमेंड यू फॉर दिस। जिस भी रीजन के लिए किया हो, बहुत अच्छा किया आपने। तो
अगर हम देखें तो ये सीधा ऐसे ऊपर जा रहा है। सीधा ऊपर जा रहा का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में चलता है, वो बीच में नीचे भी आता है, कोई बात नहीं। जैसे ये यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। तो हमको क्या करना है, हमको जस्ट देखना है कि हाँ ये ऊपर चल रहा है। जब तक ऊपर चल रहा है तो इसको चलने दो, इसको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कंपनी भी बढ़िया है, बड़ी कंपनी है, कंपनी का बिजनेस भी ठीक है, पुरानी कंपनी है। पुरानी देखिए ना कितनी पुरानी कंपनी है, मतलब लिस्टिंग को ही मतलब इसको 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 1999 में लिस्टिंग है इसकी। बिल्कुल सर। तो तब से चल रही है और अभी ऊपर चल रही है, तो ठीक है, चलने दीजिए इसको। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि एग्जिट कब करें। एग्जिट का क्या है कि जो जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप इसको लाइव में कई बार बोलता हूँ 20-50 इसका ऑन कर लीजिए। तो इसको 20 पे मत करिए, 50 पे ही करिए। जब तक ये 50 से ऊपर है तब तक इसको चलने दीजिए, जब तक भी चले। अब बीच में जैसे कई बार ऐसे आएगा कि ये 50 से नीचे आ जाएगी, यहाँ पे भी बिल्कुल कई बार ऐसा हुआ है, होगा। पर उस केस में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे है, ये आप सपोर्ट आप बना के रखिए कि जो पिछले वाला, जब पिछली बारी जब नीचे आया था तो कहाँ तक नीचे आया था, मतलब ये वाला नीचे आया ठीक है, लेकिन पिछली बारी कहाँ तक नीचे आया था वो देख लीजिए। वहां पे आपने एक रेखा खींच के रखनी है, ये रेखा आपने यहाँ पे खींच ली। अगर इसके नीचे गिर जाए बिल्कुल तो मुश्किल है, लेकिन 50 से सिर्फ नीचे आए तब नहीं करना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, मतलब हमको मंथली अप ट्रेंड दिख रहा है। अच्छा, अब हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे नीचे आ जाए, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन बना के रखनी है, ये लाइन यहाँ पे बना के रखनी है। अगर इस लाइन के नीचे चला जाता है फिर हम सोचेंगे। तब जब तक ऊपर है, क्या ऊपर नीचे करता रहे, अपने दिल को थाम के रखिए, चलने दीजिए इसको। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि ये कब नीचे आएगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि नहीं मेरे को तो यहाँ पे 30%, 40%, 50% का प्रॉफिट हो गया है, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो, 100%, 200% का भी हो सकता है। तो हम क्यों जल्दी करें। हाँ, ये हो सकता है कि 30%, 40% का हो गया और फिर कल को नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, फिर हमको लगेगा 40% हो रहा था, अब तो 30% रह गया। पर हमको ये देखना है कि क्या वो 30% से, हाँ, क्या हम 30 से 100 जा सकते हैं। तो एक बार आप 100 चले गए ना, फिर आप रुकेंगे नहीं, फिर आप बोलेंगे नहीं मेरे को तो अब इतना ही चाहिए, इससे कम में नहीं काम बात होगी। मैं तो सर मैक्सिमम 15%, 20% आ जाता है, लेकिन क्वांटिटी रहती नहीं, तो फिर मैं वहाँ बुक कर लेता था। लेकिन ये बोनस से पहले का स्टॉक है सर, बोनस इसने बोनस दिया था, तो ये अब मेरे पास 2024 से है ये, तो इसने बोनस भी दिया, अभी अच्छा बोनस दिया, 1:1 का बोनस दिया है, तो ये अच्छा चल रहा है अभी। हाँ, चलने दीजिए इसको, तो मेरे को तो अच्छा लगा स्टॉक ये। आगे भी देख लेते हैं आपके स्टॉक्स को। एक स्टॉक जो और मेरे को अच्छा लगा था, आपने बड़ा अच्छा सिलेक्ट किया, वो भी मदरसन। हाँ, ये रहा मदरसन। तो अब यहाँ पे मैं 20-50 के बारे में अभी आपको बताता हूँ, पहले इसको हाइड कर देते हैं, इसको हम पूरे मंथली पे चलते हैं। और इसमें कई बार लगेगा कि आपने गलत कर दिया है, ये तो ऊपर की चला गया था, फिर नीचे इतना नीचे गिर गया, मेरे को तो यहाँ पे बेच देना चाहिए था, यहाँ पे कहीं पे जो भी है, और थोड़ा सा नीचे आ गया। हमको क्या करना है, ये 20-50 से तो नीचे चला गया, वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो कर रहा है ये। तो हो सकता है कि आपको मदरसन के बारे में ना पता हो, तो उसके हम बात ही नहीं करते हैं। वैसे तो ये ऑटो से रिलेटेड ही है, ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड है, तो आगे आने वाले समय में मेरे को लगता है कि अच्छा करेगी ये, और बड़ी कंपनी है। अब ओवरऑल देखें तो ये ऊपर ही चल रही है, और ये भी पुरानी कंपनी है। अगर हम देखें तो ये भी 1999 की लिस्टिंग है इसकी, काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो आप मोटा भी चाहे उसके बारे में स्क्रीनर पर जाके पढ़ लीजिए एक बारी, छोटा सा, तो ये आपको पता लग जाएगा। वही है कि ऑटो कंपोनेंट्स हैं, और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी भारी एक्सपोर्ट करते हैं। तो आगे आने वाले समय में मेरे को लगता है अच्छी चलेगी। आप थोड़ा सा अपना स्टडी कर सकते हैं। चार्ट अभी कोई अच्छा नहीं लग रहा है, चार्ट देख के तो हम घबरा जाएंगे कि क्या है, होगा क्या, हुआ क्या। अगर चार्ट को हम देखें, अब जो ये एक टॉप बनाया था इसने दिसंबर 2017 में, फिर यहाँ पे मई 2021 में एक बार टॉप बनाया, फिर वही टॉप फरवरी 2022 में बनाया। तो यहाँ पे 3 बार इसने टॉप बनाया। तो यहाँ पे हम एक रेखा डाल देते हैं, और जब हमने ये रेखा डाली टॉप की, तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया कहीं पे जून 2024 में, और ये वापस आ गया। अब वापस आ गया, और ये देखिए कितना बढ़िया है। जब मैं बोलता हूँ कि पुल बैक आता है, तो ये पुल बैक आया। अब ये कई साल, 1 साल बाद आया होगा पुल बैक, 1 साल नहीं तो चलो 8 महीने बाद पुल बैक आया, या 10 महीने बाद आया, जितने महीने में पुल बैक आता है। और पुल बैक जब आता है ना, उसके बाद जब ऊपर चलना शुरू होता है तो वो अच्छा चलता है। पहली बारी जो ब्रेकआउट होता है उसमें हो सकता है कि अच्छा प्रॉफिट मिल जाए आपको, या हो सकता है कि
फॉल्स और वापस नीचे चला जाए। जैसे यहाँ पे किसी ने सोचा होगा कि ये ब्रेकआउट आ गया है, वापस आ गया, फिर सोचा होगा किसी ने ब्रेकआउट आ गया, फिर वापस आ गया। लेकिन यहाँ पे किसी ने ब्रेकआउट लगा होगा तो उसको 30-40% का प्रॉफिट भी मिल गया होगा, लेकिन वो फिर भी नीचे ही आता है। बिल्कुल। लेकिन जो इसके बाद जब ऊपर चलता है, तो चाहे वो उसके लिए पुल बैक के लिए आपको 8 महीने लग जाएं, 10 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं, जितने भी लगे, उसके बाद जब ऊपर चलता है ना तो बढ़िया चलता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसमें। तो ये भी जब आपने लिया था मे बी उस टाइम कुछ और सोच के लिया होगा, लेकिन अभी अच्छा चल रहा है। आपको ये भी लग रहा होगा कि मैंने जब लिया था तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, अब तो नीचे चला गया। वो भी हो सकता है। हाँ जी सर। चलिए वो समय तो निकल गया ना। अब अगर किसी ने यहाँ पे समय निकल गया सर, अभी रखा है नहीं, बेचा हाँ। नहीं है सर, समय निकल गया, वो वाला समय निकल गया। हाँ, अब तो अभी निकल गया दोबारा ना। चलना अब शुरू हुआ है। हाँ, अब जो हमको दर्द होनी थी वो तो हो चुकी है ना। अब तो मेरे को लग रहा है अच्छा टाइम है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये भी हमने देखा, ये 2 स्टॉक्स मेरे को बहुत ही अच्छे लगे। तो निशान जी बताइए कि अगर मतलब आपने जितनी भी जर्नी है 3-4 साल की, तो ऐसा कोई एक स्टॉक बताइए सभी के लिए कि जो आपको लगता है कि आपने खरीदा था और बहुत जल्दी बेच दिया और आपको नहीं बेचना चाहिए था। सर मैंने लेटेस्ट GRSC खरीदा था मैंने सर, 1000 या 1100 रुपए के आसपास खरीदा था मैंने, और मैंने उसको 2500 के आसपास बेचा था सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, और वो 3500-3700 तक गया था। तो वही जल्दबाजी, प्रॉफिट दिखता है तो हम एग्जिट कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट आता ही, और कितना जाएगा जैसा आपने बताया कि हमें नहीं पता कितना बढ़ जाएगा। 10% बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, कभी 100% भी जा सकता है। तो उसमें और जो लॉस है उसमें लॉस में हम बैठे रहते हैं। ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है सबके साथ ही। हाँ, तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका नाम है पीटर लिंच। वो बोलते हैं वाटरिंग द वीड्स एंड कटिंग द फ्लावर्स। तो उसका मतलब यही है कि जो निवेशक होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपने फ्लावर्स हैं वो जल्दी काट देते हैं। जो भी हम आपने प्लांट लगाया, उससे फ्लावर आ रहे हैं तो आपने वो प्लांट ही काट दिया, फ्लावर तो नहीं काटे, प्लांट भी पूरा काट दिया कि भाई फ्लावर आ गए, काट दो इसको। लेकिन ये नहीं सोचा कि आगे और भी फ्लावर आएंगे और भी फूल खिलेंगे। वाटरिंग द वीड्स मतलब कोई झाड़, मतलब अपने खेत में कुछ लगाया और साथ में झाड़ भी लग जाता है, घास फूस लग जाती है, तो उसको आप पानी देते रहते हो कि भाई वो चलता रहेगा। तो लेकिन वो तो खराब कर रहा है, आपके पोर्टफोलियो को ही खराब कर रहा है वो। यस सर। तो वो यही बोलते हैं कि डोंट वाटर द वीड्स और डोंट कट द फ्लावर्स टू अर्ली। तो पर वो ठीक है, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। अब जो लोग अभी आए हैं या लोग जो आना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके क्या एडवाइस देंगे आप? एडवाइस तो सर आप डेली दे ही रहे हैं, वैसे आपसे बड़ा एडवाइस कौन दे सकता है सर। नहीं, मैं काफी इम्प्रेस हूँ आपसे सुन के, आपका एनालिसिस देख के, तो मुझे भी काफी सीखने को मिला है आज वैसे भी। और मैं एडवाइस क्या दूंगा सर, उसमें बस ऑप्शन से दूर रहें, क्योंकि ऑप्शन में काफी एक्सपीरियंस चाहिए उसमें, और इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कीजिए। तो अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे फेस टू फेस बातचीत हुई, काफी अच्छा लगेगा। और सर मैं सीखना चाहूंगा आपका वो एक रिकॉर्डेड बैच, देखता हूँ जल्दी से जल्दी उसको अवेल करने की कोशिश। रिकॉर्डेड आप ले लीजिए पहले, और फिर जब भी लाइव होगा तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव का क्या है कि आप जब भी हमारा लाइव होता है फिर आपको फ्री इन्विटेशन होगा कि मतलब आप जितने मर्जी, कई बार क्या होता है कि एक बार ही समझ में नहीं आता, फिर आप दूसरी बार आते हो या तीसरी बार आते हो तो फिर अच्छी तरह समझ में आता है। चलिए कोई नहीं सर, उसको मैं देखता हूँ सर। चलिए, तो इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। और बहुत अच्छा लगा मेरे को निशान जी से बात करके, और आशा करता हूँ कि निशान जी की आगे की जर्नी अच्छी रहेगी और आपकी भी, सभी की जर्नी अच्छी रहेगी स्टॉक मार्केट में। अभी इसको ख़त्म करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू निशान जी।